गुड आफ्टरनून बच्चों। आई वंस अगेन वेलकम यू टू द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिकेट कर दीजिए। फिर हम आज जो है एक समझने वाले टॉपिक को शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हम मसल वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे। मैं चाहूंगा एक बार आपके सामने जल्दी से उसका क्विक रिकैप जो है हम करना चाहेंगे। वैसे बच्चों हम बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली हम पढ़ रहे हैं, पर टारगेट होना चाहिए कि क्लास के दौरान ही आपको टॉपिक याद हो जाना चाहिए। बाद में फिर बच्चों आप सीधे जो हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपके सामने जो है बच्चों पिछले लेक्चर की जो हमारी स्लाइड्स थी वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनको एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए। पूरा समय मैं आपको आराम से देना चाह रहा हूं बच्चों। कोशिश कीजिए क्लास के अंदर ही आपको टॉपिक याद हो जाना चाहिए। आज बच्चों हम एक छोटे से टॉपिक का टारगेट लेकर चलेंगे, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हिलना डुलना कहलाता है मूवमेंट बच्चों। कुछ इस तरह से मूवमेंट हो कि हमारी पोजीशन चेंज हो जाए, हमारी लोकेशन चेंज हो जाए, तो उसे कहा जाता है बच्चों लोकोमोटरी मूवमेंट, या फिर कहते हैं हम लोकोमोशन। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, कोशिश करेंगे क्लास में याद हो जाए बच्चों। तो हम कह सकते हैं ना बच्चों, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। फिर याद कीजिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें तीन टाइप के मूवमेंट नॉर्मली देखने को मिलते हैं बच्चों, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। पूरा रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। मैं बोल रहा हूं, आप कोशिश कीजिए आंखें बंद करके वहां बैठे बैठे एनसीईआरटी के उन पन्नों को आप अपने ब्रेन के अंदर बच्चों पलट सकें। टारगेट हमारा यही होना चाहिए बच्चों। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों तीन टाइप के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं बच्चों, वो सूडोपोडिया बनाकर और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की मदद से वो जो हैं अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, एनसीईआरटी। याद कीजिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर बच्चों हम जैसे ट्रैकिया है वहां पर हम सीलिया की मदद से डस्ट पार्टिकल से भरे हुए म्यूकस का मूवमेंट करवा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर बेटा हम जो ओवा है, जो फीमेल गैमेट है, उसको टुवर्ड्स द यूट्रस हम मूव करवा सकते हैं। और बच्चों मसल्स की मदद से हम अपने लिम्स का मूवमेंट करवा सकते हैं, जॉ का मूवमेंट करवा सकते हैं, आईलिड्स का मूवमेंट करवा सकते हैं, टंग का मूवमेंट करवा सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो छोटी रहेगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे मंडे से। आज हमारा टारगेट है बस हम सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। फिर याद कीजिए बच्चों, अगर आप लोकोमोशन करना चाहते हैं तो उसमें मेनली जो है लिम्स का मूवमेंट होना जरूरी है, और लिम्स का मूवमेंट जो है बेटा वो मसल पर डिपेंड करता है, नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है और स्केलेटल सिस्टम पर डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स एंड a few cartilages। याद कीजिए, एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन याद कीजिए बच्चों, पूरा रिवीजन चल रहा है, मकसद मां है बच्चों, इत्मीनान से पढ़ेंगे धीरे धीरे। याद कीजिए, एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्कल के अंदर 22 पर स्कल एसोसिएटेड बच्चों 7, तो स्कल स्केलेटन के अंदर 29, एक स्टर्नम होगी तो 30 हो गई, 24 रिप्स होंगे 54 एंड 26 वर्टिब्री है तो 54 प्लस 26 यानी कि 80 बोन्स बच्चों। एपेंडिकुलर स्केलेटन में याद कीजिए बच्चों दो टाइप के लिम्स आते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम, और दो टाइप के गर्डल्स आते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। याद कीजिए, हर लिम में टोटल 30 बोन्स होती है बच्चों। तो हर लिम के अंदर 30 बोन्स हैं, तो टोटल 30 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 120।
और याद कीजिए पेक्टोरल गर्डल एक है, उसके दो हाफ हैं और दोनों हाफ में दो दो बोन होती है बच्चों, एक क्लेविकल होती है और एक स्कैपुला होती है। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स होंगी और पेल्विक गर्डल के अंदर बच्चों जो हैं टोटल 2 बोन्स होती हैं जिन्हें कॉक्सल बोन कहा जाता है। हालांकि हर कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, पर आज हमारे अंदर वो अलग से देखने को नहीं मिलती है। याद कीजिए पेक्टोरल गर्डल में हम ग्लिनोइड कैविटी की बात करते हैं जिसमें ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट होता है और शोल्डर जॉइंट बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इससे ज्यादा स्लो नहीं हो सकता बच्चों। याद कीजिए पेल्विक गर्डल के अंदर एसिटाबुलम कैविटी है जिसमें फीमर का हेड आर्टिकुलेट होता है और एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है जिसको हिप जॉइंट कहा जाता है। हमने जॉइंट्स भी डिस्कस किए थे बच्चों। याद कीजिए फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स आर हाईली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में एग्जांपल याद कीजिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो सकता है, पाइवट यानी रोटेटरी जॉइंट हो सकता है, ग्लाइडिंग जॉइंट हो सकता है, हिंज जॉइंट हो सकता है, या फिर थंब वाला बच्चों सैडल जॉइंट हो सकता है। दैट्स इट। तो जॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। याद कीजिए हम डिसऑर्डर्स भी पढ़ चुके हैं बच्चों। हम गाउट आर्थराइटिस पढ़ चुके हैं जहां यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन देखने को मिलता है। हम माइएस्थेनिया ग्रेविस पढ़ चुके हैं जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ चुके हैं जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पर डिस्ट्रोफिन जीन का जो है हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी रफ्तार को आप कैच कर पा रहे होंगे बच्चों, बहुत आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हमने मसल्स की शुरुआत की थी। मसल के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों। याद कीजिए मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं बच्चों। याद कीजिए मसल का ओरिजिन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी मीजोडर्मल होता है। मसल जो है वो एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 40 to 50% बाय बॉडी वेट बनाता है। मसल टिश्यू के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 खास प्रॉपर्टीज थी बच्चों। याद कीजिए एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ऐसा कुछ। आप मेरी स्पीड को कैच कर पा रहे हैं ना बच्चों? बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं। याद कीजिए लोकेशन के बेसिस पर मसल 3 टाइप की हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। और याद कीजिए अपीयरेंस वाइज बच्चों ये 2 टाइप की हो सकती हैं, स्ट्रेटेड यानी स्ट्राइप्ड और अनस्ट्रेटेड यानी कि अनस्ट्राइप्ड। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था बच्चों कि जो कार्डियक मसल होती हैं अपीयरेंस वाइज जो है ये स्केलेटल मसल जैसी होती हैं क्योंकि दोनों स्ट्रेटेड हैं, पर नेचर ऑफ रेगुलेशन वाइज देखा जाए तो ये विसरल मसल जैसी होती है क्योंकि दोनों जो है वो इनवॉलेंट्री होती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फिर याद कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी कहती है हमें डिटेल के अंदर स्केलेटल मसल को डिस्कस करना था। हमें किसको डिस्कस करना था बच्चों? स्केलेटल मसल को। जब इतना स्लो पढ़ रहे हैं बच्चों तो टारगेट होना चाहिए, क्लास में याद हो जाना चाहिए बच्चों। याद कीजिए स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है उसे कहा जाता है मसल फाइबर, और वो इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मल्टीन्यूक्लियड होता है, अनब्रांच्ड होता है। याद कीजिए एक मसल फाइबर के चारों तरफ एंडोमाइसियम, मसल फाइबर के बंडल को कहा जाता है बच्चों फेसिकल, फेसिकल की कवरिंग होती है पेरीमाइसियम। और जब बहुत सारे बंडल मिल जाते हैं तो क्या बनती है बच्चों? मसल, और मसल की कवरिंग होती है एपीमाइसियम, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे एनसीईआरटी फैशिया भी कह रही है। फिर याद कीजिए हमने स्केलेटल मसल के एक सेल को हमने जूम किया था, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। आज की क्लास में बच्चों बस हम सिर्फ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर में डिफरेंस पढ़ना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों।
कभी आप कहते हैं कि बहुत फास्ट हैं, अब कभी आप कह रहे हैं कि बहुत स्लो है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बच्चों। याद कीजिए, एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं। और मायोफाइब्रिल पर सीरियल वाइज क्या अरेंज होते हैं बेटा? सार्कोमियर। और एनसीईआरटी को ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए बच्चों। मसल फाइबर जो है वो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल यूनिट है। अगर आपसे स्केलेटल मसल की फंक्शनल यूनिट पूछी जाए तो फिर आप क्या कहेंगे बच्चों? सार्कोमियर। याद कीजिए, व्हाट इज सार्कोमियर? दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है सार्कोमियर। याद कीजिए, सार्कोमेर कैसे बनता है बच्चों? I/2 प्लस ए बैंड प्लस I/2, ये रहा। बच्चों, हमने इसके बाद में जो हमने सार्कोमेर को जूम किया था वो आपकी स्लाइड में नहीं अपलोड हुआ है क्या बच्चों? एक बार आप चेक करिए। बच्चों, हमने सार्कोमेर को जूम किया था, वो इस स्लाइड में नहीं आ रहा है। हम बच्चे बोल रहे हैं पीडीएफ में वो पेज नहीं था। वही तो पेज पढ़ना है बच्चों आज हमें। तो चलिए एक बार जल्दी से उस पेज को मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। याद कीजिए बच्चों, व्हाट इज सार्कोमेर, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। दो जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर ये हमने बनाया था बच्चों पिछली क्लास में। टेक्निकल इश्यू की वजह से हो सकता है सेव नहीं हुआ हो। इसको जल्दी से एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। याद कीजिए बच्चों, ये है एक जेड लाइन, ये है एक जेड लाइन। बच्चों फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, वो पेज जो है मिस हो गया है। एक बार जल्दी से कंप्लीट करते हैं। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर बच्चों, याद कीजिए इसे कहा जाता है सार्कोमियर। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन। चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। याद कीजिए कैसे बनता है बच्चों? I/2 होता है, ए बैंड होता है और I/2 होता है। याद कीजिए बच्चों, जो ए बैंड है वो क्या होता है? जो हमारे थिक फिलामेंट होते हैं उनकी लेंथ डिसाइड करती है ए बैंड की थिकनेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए, ए बैंड के अंदर हमें इस तरह से थिक फिलामेंट देखने को मिलते हैं मायोसिन प्रोटीन के। याद कीजिए बच्चों, जो I/2 है उसमें थिन फिलामेंट है, यानी एक्टिन प्रोटीन के।
कुछ इस तरह से। और मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, जो थिन फिलामेंट हैं वो I/2 में तो हैं, थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं, I/2 में है थोड़ा ए में चले जाते हैं। बच्चों वो वाला जो पेज है टेलीग्राम पर तो डेफिनेटली वो पेज है बच्चों, है ना, और हमारी इस पीडीएफ में शायद वो सेव नहीं हुआ है। जल्दी से एक बार उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और याद कीजिए ए बैंड के सेंटर का ये वाला जोन आप देखिए बच्चों, ये वाला जोन वेयर थिक फिलामेंट नॉट ओवरलेड बाय थिन फिलामेंट, इसे कहा जाता है बच्चों एच जोन। क्या कहा जाता है इसे? एच जोन कहा जाता है। और याद कीजिए यहां से जो है एम लाइन गुजरती है जो सभी थिक फिलामेंट्स को होल्ड करके रखती है। फिर मैंने आपको कहा था बच्चों ये जो सार्कोमेर आप देख पा रहे हैं ये किसके अंदर बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है मसल फाइबर के अंदर। यानी एक्चुअली बच्चों ये जो डायग्राम है ये मसल फाइबर के अंदर है। याद कीजिए इस तरह से बहुत सारे टी ट्यूब्यूल्स होंगे, इस तरह से बच्चों टी ट्यूब्यूल्स होंगे। याद कीजिए इस तरह से मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां पर बच्चों मोटर न्यूरॉन का जो है सिनेप्टिक नॉब आ रहा है जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स है। फिर याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, मैंने आपको ये तो बताया था, ये स्लाइड में आपको दिख जाएगा, एक बार इसको आप जल्दी से देख लीजिए। जो थिक फिलामेंट है बच्चों, पूरा रिवीजन चल रहा है बच्चों, है ना। जो थिक फिलामेंट है वो बनता है मायोसिन प्रोटीन का। मायोसिन प्रोटीन बनता है 200 से 300 मीरोमायोसिन का। तो मैं यहां पर वो चीज बना देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये रहा एक मीरोमायोसिन, कुछ इस तरह से, ये एक मीरोमायोसिन है बच्चों। तो याद कीजिए इस तरह से 200 से 300 मीरोमायोसिन, 200 से 300 बच्चों मीरोमायोसिन वो इस तरह से अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक मायोसिन प्रोटीन का, यानी कि थिक फिलामेंट का। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और याद कीजिए ये जो मीरोमायोसिन के हेड हैं, यहां पर था बच्चों एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए ये जो हमारा थिन फिलामेंट है बच्चों, ये इस तरह से बना हुआ था, जी एक्टिन। याद कीजिए फिर ये बहुत सारे जी एक्टिन मिलके बनाते हैं एक एफ एक्टिन। ये रहा बच्चों एक और एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन डबल हेलिकली लिपटकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्टिन का। आप देख पा रहे हैं बच्चों मायोसिन के हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो याद कीजिए हर जी एक्टिन पर क्या प्रेजेंट था बेटा? मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है बच्चों मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मैं आपको समझाया था मायोसिन बाइंडिंग साइट्स रेस्टिंग स्टेज में एक फिलामेंटस प्रोटीन से कवर्ड रहते हैं बच्चों, जिसे कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। इसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और याद कीजिए ट्रोपोमायोसिन से रेगुलर इंटरवल पर एक ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़ा होता है जिसे ट्रोपोनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रोपोनिन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए उसमें 3 सब यूनिट होते हैं, टीपीटी, टीपीसी और टीपीआई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको यह भी समझाया था बच्चों, यहां पर टी ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। याद कीजिए बच्चों यहां पर बहुत सारे जो हैं कैल्शियम रिलीज चैनल होते हैं, और एक क्या होता है? कैल्शियम पंप। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि जो हमारी एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उन्हें कवर कौन करता है, तो ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन दोनों करते हैं। पर उनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे बच्चों? ट्रोपोनिन को। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, याद कीजिए जो हमारी कपड़े सुखाने की रस्सी है वो एक्टिन फिलामेंट है, उस पर मैंने बहुत सारे डॉट्स लगा दिए हैं, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट है। उस पर हमने एक चादर सुखा दी है, वो ट्रोपोमायोसिन है। पर याद कीजिए उस चादर पर जगह जगह पर हमने क्लिप लगा रखे हैं, वो क्लिप क्या है बच्चों? ट्रोपोनिन।
यानी अगर ट्रोपोनिन हट जाएगा तो ट्रोपोमाइसिन भी हट जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे बच्चों कि एक्टिन फिलामेंट पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उन्हें कवर कौन करता है, उन्हें कवर कौन करता है बच्चों, दैट इज ट्रोपोनिन। हमें उसको जो है प्रेफरेंस देनी है। बच्चों यहां तक अगर आपको क्लियर हो, पूरा रिवाइज्ड हो, तो मुझे एक बार बता दीजिए। हम आज शुरू करना चाहते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलिए बच्चों, अब एनसीईआरटी का हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। 2 मिनट का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। मुझे आपको एनसीईआरटी के बच्चों 2 फिगर समझाने हैं। मुझे आपको एनसीईआरटी के 2 फिगर समझाने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं वो कौन से 2 फिगर है बच्चों। एक तो बच्चों हम एनसीईआरटी के इस फिगर को समझेंगे और एक हम इस फिगर को आज समझना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको जो येलो वाला फिगर है वो समझा देता हूं, इसको ध्यान सुनिएगा बच्चों ना। चलिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए बच्चों ध्यान सुनेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए एक जो बेस्ट थ्योरी आपके सामने आती है उसका नाम है बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एनसीईआरटी क्या कहती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए थ्योरी नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए जो बेस्ट थ्योरी आपके सामने है वो थ्योरी कौन सी बच्चों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ध्यान सुनिएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है बच्चों। एक एक वर्ड एनसीईआरटी कवर करेंगे, आप ध्यान सुनेंगे। वापिस बोल रहा हूं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए जो बेस्ट हमारे पास थ्योरी उसका नाम है बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब सुनिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। मैं वापस दोहराता हूं बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए थ्योरी नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है बच्चों, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। इसका मतलब ध्यान से देखिए बेटा, जो थिन फिलामेंट होते हैं बस वही थिक फिलामेंट पर स्लाइड होते हैं। इसका मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों, जो थिक फिलामेंट हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। बच्चों जो मायोसिन फिलामेंट हैं, जो थिक फिलामेंट हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जो सिर्फ थिन फिलामेंट हैं वो इस तरह से बेटा थिक फिलामेंट पर स्लाइड करेंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो इस तरह से जो है दूर की तरफ जो है वापस से स्लाइड हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन can be best explained with the help of a theory known as sliding filament theory। और sliding filament theory क्या कहती है, only thin filament slide over the thick filament। यानी बच्चों ध्यान रखना, जो thick filament है वो स्लाइड नहीं होंगे, सिर्फ thin filament जो है वो एक दूसरे की तरफ स्लाइड होंगे। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी का बच्चों वो येलो वाला फिगर समझा देता हूं। आप ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो हमारे थिक फिलामेंट्स हैं, आप ध्यान से देखिए, जो हमारे 2 थिन फिलामेंट्स है बच्चों, तो इन्हीं थिन फिलामेंट्स के बीच के इसी जोन को कहा जाता है बच्चों एस जोन। क्या कहा जाता है इसको, एच जोन। अब मैंने आपसे क्या कहा है, सिर्फ थिन फिलामेंट बच्चों स्लाइड होंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे तो थिन फिलामेंट एक दूसरे के पास आएंगे। और देखिए बच्चों, अगर थिन फिलामेंट एक दूसरे के पास आएंगे तो डेफिनेटली जो एच जोन है वो आपको छोटा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक बात तो कंफर्म बच्चों कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। और जब थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे, थिन फिलामेंट बेटा पास आएंगे, तो एच जोन जो है उसकी साइज कम होती जाएगी। और देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिगर, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो थिन फिलामेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो उस केस में एच जोन क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपीयर हो जाता है। ये बात एक बार मैं आपको जल्दी से एनसीईआरटी के फिगर में समझा देता हूं बच्चों। आप देखिए ये बच्चों एनसीईआरटी का फिगर है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो है बेटा रिलैक्स मसल है। और रिलैक्स मसल में आप ध्यान से देखिए बच्चों, रिलैक्स मसल में आपको एच जोन अच्छा खासा दिख रहा है। बेटा व्हाट इज एच जोन, थिन फिलामेंट्स के बीच का जो जोन है वो कहलाता है एच जोन। बच्चों जब मसल रिलैक्स होगी तो थिन फिलामेंट्स दूर होंगे, तो एच जोन आपको जो है अच्छा खासा दिख रहा है। पर आप ध्यान से देखिए बेटा, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगी, सिर्फ और सिर्फ
थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे बेटा, थिक फिलामेंट मूव नहीं होते हैं, ओनली थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड होते हैं। और ध्यान से देखिए, जब थिन फिलामेंट पास आएंगे तो आप देख पा रहे हैं एच जोन की साइज जो है वो कम हो गई है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा, जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है मसल, जब मसल में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं थिन फिलामेंट्स एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए हैं। और बेटा थिन फिलामेंट्स जब ओवरलैप हो जाएंगे तो एच जोन क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। पर ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एच जोन डिसअपियर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एच जोन डिसअपियर कब होता है तो आंसर जाएगा ओनली एंड ओनली व्हेन द मसल बिकम्स मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये तो आपको समझ में आ गया। वापस से दोहराता हूं बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए थ्योरी नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच सेज दैट ओनली थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। और बेटा देखिए, दो थिन फिलामेंट के बीच के गैप को कहा जाता है एच जोन। तो जब थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एच जोन की साइज कम हो जाएगी। और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, थिन फिलामेंट्स एनसीईआरटी के फिगर के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एच जोन क्या हो जाता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बेटा लगे हाथ जो है एक और चीज समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आप इसी फिगर में बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। आपने देखा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप देख पा रहे हैं बच्चों एच जोन जो है वो तो छोटा हो रहा है, लास्ट में वो डिसअपियर हो जाएगा। पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा बेटा जो थिन फिलामेंट्स हैं वो किस में एम्बेडेड है बेटा, जेड लाइन के अंदर। जो थिन फिलामेंट्स है वो जेड लाइन के अंदर एम्बेडेड है। अब आप ध्यान से देखिए, जब थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों जेड लाइन भी तो पास आएगी। और जब दो जेड लाइन पास आएगी तो मैं कह सकता हूं द लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीज होती है। और समझिए, जब सभी सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो ओवरऑल जो है मसल फाइबर की साइज कम हो जाती है। उसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो कंक्लूजन ध्यान सुनिए बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, सिर्फ थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे। और जब थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे तो कंफर्म है बेटा जो एच जोन है उसकी साइज कम होगी। और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। एक और खास बात, आपने कहा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बेटा थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे तो दो जेड लाइन पास आएंगी। और जब जेड लाइन पास आएगी तो सार्कोमेयर की लेंथ भी कम होगी। और अब ध्यान से देखो बेटा, ये जहां पर थिक फिलामेंट खत्म हो रहा है, थिक फिलामेंट जहां थिक फिलामेंट खत्म हो रहा है वहां से लेकर जेड लाइन के बीच में, यही तो हमारा I/2 था बेटा। मैं इसको फिलहाल I कह रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, अगर जेड लाइन पास आ गई तो थिक फिलामेंट की बॉर्डर और जेड लाइन के बीच का एरिया जो है वो कम हो जाएगा। यानी बेटा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ I/2 या फिर I बैंड जो है बेटा वो भी डिक्रीज होता है। पर बहुत शानदार बेटा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो ए बैंड होता है उसकी जो लेंथ है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। बेटा आप देख पा रहे हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो ए बैंड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैंने आपको यहां पर कंक्लूजन बता दिए। पर बेहद इंपॉर्टेंट चीज समझिए, बच्चा क्या गलती करता है, बच्चे को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये याद रहता है कि सर जो आई बैंड है उसमें एक्टिन फिलामेंट है यानी थिन फिलामेंट है। बिल्कुल सही है। बच्चे को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रहता है कि सर जो ए बैंड है उसमें थिक फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे ये सच है बच्चों कि ए बैंड के अंदर थिन फिलामेंट भी हैं, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें बच्चों, बच्चे को याद रहता है कि सर आई बैंड का मतलब तो है एक्टिन फिलामेंट, बच्चे को याद रहता है कि ए बैंड का मतलब है मायोसिन फिलामेंट। अब बच्चा कंक्लूजन रट चुका है कि सर मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड की साइज कम होती है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है। तो वो क्या स्टेटमेंट कह देता है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन the length of actin filament decrease whereas the length of myosin filament remains constant। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बच्चों। एक चीज समझें, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो बैंड होते हैं बस उनकी साइज चेंज होती है। बेटा ध्यान से सुनिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो सिर्फ बैंड होते हैं बच्चों उनकी जो साइज होती है वो चेंज हो सकती है, पर चाहे वो थिन फिलामेंट हो चाहे थिक फिलामेंट हो, फिलामेंट की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और आप ध्यान से देखो बेटा, जो थिन फिलामेंट है बस वो स्लाइड हो रहे हैं तो फिलामेंट की लेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगी, बस बैंड जो है बेटा वो चेंज हो सकते हैं। यानी समझें, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड जो होता है वो छोटा होता है, थिन फिलामेंट जो होता है वो छोटा नहीं होता है, एक्टिन फिलामेंट जो वो छोटा नहीं होता है, उसकी साइज तो कांस्टेंट रहती है।
बेटा मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ए बैंड की साइज कांस्टेंट रहती है, तो जो मायोसिन फिलामेंट है, जो थिक फिलामेंट है, उसकी साइज भी बेटा जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिए हैं। अब मैं आपके सामने पेश करता हूं बच्चों द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। एनसीईआरटी का फिगर अभी हम देख लेंगे बच्चों, उससे पहले एक बार हम इस फिगर के अंदर उसको जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ध्यान से देखिए। मुझे इतना बता दीजिए बच्चों, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, सोच कर बता दीजिए, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है बेटा एक कॉन्ट्रैक्टेड मसल का है या रिलैक्स मसल का है, बस इतना बता दीजिए। मुझे बस इतना बता दीजिए बच्चों, ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल का है या फिर रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल का है? चाहे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम आधा लेक्चर पढ़ सकते हैं, पर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, ये रिलैक्स मसल का फिगर है। आपको कैसे पता चले रिलैक्स मसल है? जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन फिलामेंट पर, अभी बेटा वो ट्रोपोमायोसिन या फिर कह दीजिए ट्रोपोनिन से वो कवर्ड है, तो बेटा ये जो है रिलैक्स मसल का फिगर है। आइए जरा अब इसमें हम कॉन्ट्रेक्शन के मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है, देखिए कैसे कंप्लीट होगा, ध्यान सुनिए। आपको होता है बेटा ये वॉलेंट्री मसल है, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों, ये वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री मसल मतलब जिसको आप विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे आपने सोचा कि हमें इसमें कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, किसने सोचा बेटा? सेरिब्रम ने। तो वहां से जो मोटर न्यूरॉन है बेटा वो मैसेज लेकर आ गया, यानी समझिए अभी तो बेटा ये मसल रिलैक्स है ना। कैसे पता चला आपको रिलैक्स मसल है? जो एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ट्रोपोमायोसिन या फिर ट्रोपोनिन की मदद से अभी कवर्ड है बेटा, वो ब्लॉक्ड है, वो जो है बंद है, वो क्लोज्ड है, वो मास्ड है। मैंने सारे वर्ड बोल दिए, अब समझते हैं मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रेक्शन। 2 मिनट का टॉपिक है, सामने देखिए। जैसे आपने सोचा बेटा वॉलेंट्री मसल है, जैसे आपने सोचा कि आपको इस मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, जो मोटर न्यूरॉन है उसमें इंपल्स बेटा यहां तक पहुंचेगी। याद कीजिए यहां से सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होंगे और क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि यहां पर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो चुका है बेटा, समझिए एसिटाइल कोलिन कब रिलीज हुआ है? जब मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आ चुका है। यानी अब हम शुरू करना चाहते हैं मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रेक्शन। 2 मिनट का टॉपिक देखिए कैसे। जैसे मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आया, आपको पता है सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होगा और एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। अब देखिए इस मोटर एंड प्लेट पर क्या प्रेजेंट है बेटा? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा, यहां चार्ज का फ्लो होगा और यहां जनरेट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। तो आपने देखिए मसल फाइबर जो है बेटा वो एक्साइटेबिलिटी रखता है, जैसे उसको स्टिमुलस मिला उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब 2 मिनट का टॉपिक है बेटा, ये एक्शन पोटेंशियल इस तरह से पूरी सार्कोलेमा पर फैल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर फैलेगा बेटा, सार्कोलेमा से होते हुए टी ट्यूब्यूल्स पर आ जाएगा, टी ट्यूब्यूल से होते हुए बेटा किसको टच करेगा? एल ट्यूब्यूल्स को, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है बेटा? कैल्शियम रिलीज चैनल। तो पहले तो ये बंद है, पर जैसे एक्शन पोटेंशियल यहां पहुंचेगा ये कैल्शियम रिलीज चैनल बेटा ओपन हो जाएंगे। और चूंकि आप देख पा रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेटा कैल्शियम जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, सार्कोप्लाज्म में कम है, तो बस इंतजार था बच्चों कैल्शियम चैनल खुलने का। और जैसे ये चैनल खुलेंगे जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएगा और कहां गिरेगा बेटा? इस तरह से सार्कोप्लाज्म पर। अब ध्यान से देखिए कैल्शियम रिलीज हो चुका है और वो कैल्शियम आकर किससे बाइंड होगा बेटा? टीपीसी से। याद कीजिए टीपीसी क्या है? इट इज द कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। और ध्यान से देखिए जैसे टीपीसी पर बेटा कैल्शियम जुड़ेगा, ट्रोपोनिन के अंदर होता है कन्फर्मेशनल चेंज। क्या होता है बेटा? कन्फर्मेशनल चेंज। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए बच्चों, मान लेते हैं एक चादर बिछी हुई है, वो तो बेटा ट्रोपोमाइसिन है। थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, चादर बिछी हुई है ट्रोपोमाइसिन, उस ट्रोपोमाइसिन को किसने पकड़ रखा है बच्चों? ट्रोपोनिन ने। याद करो टीपीटी ने पकड़ रखा है, टीपीसी है, टीपीआई। अब देखिए ऊपर से कैल्शियम की बारिश हो गई है, ये कैल्शियम किससे जुड़ेगा बेटा? टीपीसी से। और जैसे टीपीसी पर कैल्शियम बाइंड होता है, ट्रोपोनिन में होता है बेटा कन्फर्मेशनल चेंज।
कन्फर्मेशनल चेंज से मतलब है ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और ट्रोपोनिन थोड़ा सा घूम जाता है। इसका मतलब है बेटा ट्रोपोनिन लेता है अंगड़ाई। अब ध्यान से देखिए, ट्रोपोनिन ने टीपीटी की मदद से किसको पकड़ रखा था? ट्रोपोमाइसिन को। और सोचो अगर ट्रोपोनिन घूम जाएगा तो साथ में वो चादर भी जो है साथ में लेकर मूव हो जाएगा। तो मैं आपको वही तो समझा रहा हूं बच्चों कि जैसे पिन हटेगा तो चादर भी हट जाएगी। तो वापस से बोल रहा हूं, पहला स्टेप क्या है? सीक्वेंस सुनते जाना। मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज लेकर आ चुका है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, रिसेप्टर से जुड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर स्प्रेड होगा, टी ट्यूबुल पर पहुंचेगा, एल ट्यूबुल पर पहुंचेगा, कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम वहां से बाहर निकलेगा, इट बाइंड्स विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन यानी कि टीपीसी। और जैसे टीपीसी पर जुड़ेगा बेटा ट्रोपोनिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होगा, यानी ट्रोपोनिन लेगा अंगड़ाई। और ट्रोपोनिन ने बेटा किसको पकड़ रखा है? ट्रोपोमाइसिन को। तो जब ट्रोपोनिन अंगड़ाई लेगा तो ट्रोपोमाइसिन वहां से हट जाएगी। तो कहने का मतलब बेटा ये जो ट्रोपोमाइसिन है, ये जो ट्रोपोमाइसिन है यहां से हट जाती है। ये हटकर कहां चल जाती है बेटा? बीच में यहीं पर कहीं गिर जाएगी। तो अब आप इमेजिन कर लीजिएगा, अब आप इमेजिन कर लेना बच्चों कि ये जो आपकी ट्रोपोमाइसिन है, ये जो ट्रोपोमाइसिन है ये अब यहां से हट चुकी है। बेटा जो ट्रोपोमाइसिन है, मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं, जो ट्रोपोमाइसिन है बेटा वो इस तरह से यहां से जो है हट चुकी है। जो ट्रोपोमाइसिन है वो यहां से हट चुकी है। अब ध्यान से देखिए, अगर ट्रोपोमाइसिन हट गई बच्चों, ट्रोपोमाइसिन हट चुकी है तो ये जो लगी हुई है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, अब ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स क्या हो चुकी है बच्चों? ये फ्री हो चुकी है। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स क्या हो चुकी हैं? फ्री हो चुके हैं। यानी बेटा मायोसिन बाइंडिंग साइट्स अब तैयार हैं किससे जुड़ने के लिए? बेटा मायोसिन के हेड से। वैसे मुझे मीरोमाइसिन कहना चाहिए, पर देखिए जैसे ट्रोपोमाइसिन हटी बच्चों, जो एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट से वो फ्री हो चुकी हैं, तैयार हो चुके हैं वो मायोसिन के हेड से बाइंड होने के लिए। पर समझिए मायोसिन का हेड अभी सो रहा है बच्चों, यानी कि वो इनएक्टिव स्टेज में। याद कीजिए हमने पिछली क्लास में जो मीरोमाइसिन का डायग्राम बनाया था बच्चों, वो हमने एक्टिव स्टेज में बनाया था। इसको समझिए, हमने एक्टिव स्टेज में बनाया था। देखिए मान लेते हैं ये टेल वाला पोर्शन है, याद कीजिए क्रॉस आर्म वाला पोर्शन है। याद कीजिए बेटा जो ग्लोबुलर हेड होता है प्लस शॉर्ट आर्म, इसे कहा जाता है क्रॉस आर्म। नॉर्मली बेटा क्रॉस आर्म ऐसे थोड़ा रहती है, वो जो है लो एनर्जी फॉर्म में रहती है। किस में रहती है बेटा? लो एनर्जी फॉर्म में। यानी समझिए हमने तो अभी इसको एक्टिवेटेड बनाया है, पर नॉर्मली बेटा जो है ये लो एनर्जी फॉर्म में रहती है। अब आपके सामने टॉपिक शुरू हो रहा है, 2 मिनट में बेटा कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगा। ध्यान सुनना, वापस से सिम्टम समझाता हूं, सीक्वेंस को समझिए बच्चों। पहले जो है मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन निकलेगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर स्प्रेड होगा, टी ट्यूबुल से होते हुए एल ट्यूबुल पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम जो है वहां से बाहर आएगा, वो टीपीसी से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ट्रोपोनिन लेगा अंगड़ाई, तो जो ट्रोपोमाइसिन है वो भी वहां से हट जाएगी। और जैसे बेटा ट्रोपोमाइसिन हटा तो एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री हो चुकी है, यानी वो तैयार हो चुकी हैं मायोसिन के हेड से जुड़ने के लिए। पर समझिए मायोसिन का हेड अभी सो रहा है, अब आपको इस हेड को जो है लो एनर्जी फॉर्म से हाई एनर्जी फॉर्म में लाना होगा। बेटा हमें हेड का एक्टिवेशन करना होगा। तो देखिए याद कीजिए एक्टिवेशन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगी बेटा? एटीपी से। और एटीपी कौन देगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए यहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया एटीपी। सीक्वेंस को समझिए, याद कीजिए ये जो मायोसिन का हेड है, वैसे मुझे मीरोमाइसिन कहना चाहिए पर मैं मायोसिन कह रहा हूं, इत्मीनान से सुनिए बेटा। यहां पर मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो चुकी हैं। अब उसके बाद की कहानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सुनिए। पर जो मीरोमाइसिन का हेड है बच्चों, जो मीरोमाइसिन का हेड है वो अभी लो एनर्जी फॉर्म में, यानी वो रेस्टिंग स्टेज में है। तो हमें इस हेड का एक्टिवेशन करना होगा। एक्टिवेशन के लिए इसको एनर्जी देनी होगी, और एनर्जी के लिए हमें इस पर एटीपी बाइंड करना होगा। तो क्या होता है, याद कीजिए यहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो एटीपी यहां पर आकर बाइंड होता है। तो देखिए बेटा एटीपी जुड़ चुका है। फिर एनसीईआरटी कहती है, पिछली क्लास में बताया था बच्चों, ये जो मायोसिन का हेड है ये खुद एक बच्चों एटीपेज एंजाइम है। क्या है ये? एटीपेज एंजाइम है। तो समझो जैसे इस पर एटीपी जुड़ेगा बच्चों, जैसे इस पर एटीपी जुड़ेगा ये उसको तोड़ देगा बच्चों, किसके अंदर? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। पर ध्यान से देखिए जो एडीपी है बच्चों और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो दोनों अभी जो है मायोसिन के हेड पर जुड़े हुए हैं, यहां से रिमूव नहीं हुए हैं। वापस समझाता हूं बेटा, यहां पर मायोसिन बाइंडिंग साइट तो खुल चुकी है,
यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब उसके बाद की कहानी सुनो बेटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो चुकी है, यानी वो तैयार है मायोसिन के हेड से जुड़ने के लिए। पर मायोसिन के हेड अभी ऐसे थोड़ी ना बेटा, मायोसिन के हेड जो है वो अभी सो रहे हैं। अब देखो इसको एक्टिवेट करना होगा, तो यहां पर आकर एटीपी जुड़ा। याद कीजिए, यहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, एटीपी जुड़ा। फिर एक ग्लोबुलर हेड खुद एक एटीपेज एंजाइम है बच्चों, ये एटीपी को तोड़ेगा, क्या बनेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट। पर ध्यान से देखिए, एडीपी फॉस्फेट जो है वो भी हेड पर अटैच है, और जैसे एटीपी टूटा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, और उसकी वजह से ये जो हेड ना बच्चों, ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ये लो एनर्जी फॉर्म से हाई एनर्जी फॉर्म में आ जाएगा, यानी हेड का एक्टिवेशन। अब ध्यान से देखिए, ऊपर क्या था बेटा, एक्टिन फिलामेंट। तो जैसे ही हेड इस तरह से एक्टिवेट होगा, यहां पर एक और प्रेजेंट था बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन से जुड़ जाएगी, और यहां की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो मायोसिन से जुड़ जाएगी। उसी को कहा जाता है बेटा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अरे समझो तो सही, मैंने तुम्हें पकड़ा वो ब्रिज कहलाएगा, तुमने भी मुझे पकड़ा वो क्रॉस ब्रिज कहलाएगा। अरे समझो ना बच्चों, मैं आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं बेटा ये जो हेड है अभी ये रेस्टिंग पोजीशन में, समझो यहां पर, याद करो बच्चों, यहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट भी है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है। समझिए, यहां पर पहले एटीपी जुड़ा, उसका ब्रेकडाउन हुआ एडीपी प्लस फॉस्फेट, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहला स्टेप क्या है, ब्रेकडाउन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। बेटा जैसे ही एटीपी टूटेगा, यहां पर एडीपी फॉस्फेट अभी जुड़े हुए हैं, हेड का हो जाएगा एक्टिवेशन। और देखिए जैसे हेड का एक्टिवेशन होगा, ये हेड इस तरह से आ जाएगा, तो इसका जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन से जुड़ जाएगा, और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो मायोसिन से जुड़ेगा। इसे कहा जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बेटा, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, जो एडीपी और फॉस्फेट है बेटा वो दोनों साथ में हट जाते हैं। समझने की कोशिश करना, मान लो ये मायोसिन का हेड है, आप थोड़ा इमेजिन करो बच्चों, ऊपर एक्टिन फिलामेंट है, थोड़ा सा इमेजिन करो बच्चों, यहां पर एक्टिन फिलामेंट है, याद कीजिए ट्रोपोमायोसिन हट चुकी है, मायोसिन बाइंडिंग साइट मान लेते हैं, ये जो मेरी घड़ी है बच्चों ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो चुकी है, पर मायोसिन का हेड अभी सो रहा है। तो पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बाइंडिंग ऑफ एटीपी ऑन द मायोसिन हेड, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस एडीपी प्लस फॉस्फेट, उसकी वजह से बेटा हेड का एक्टिवेशन हो जाता है और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा एडीपी फॉस्फेट दोनों एक साथ हटते हैं, प्लीज समझो, एडीपी और फॉस्फेट जो है दोनों एक साथ हटते हैं, उसकी वजह से इस हेड में होता है बेटा रोटेशन। और समझो जब हेड में रोटेशन होगा तो थिन फिलामेंट में क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी। यानी समझो, वापस बोल रहा हूं, पहले एटीपी जुड़ेगा बच्चों, यहां पर मायोसिन के हेड पर एटीपी बाइंड होगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट, हेड को एनर्जी मिल जाएगी, हेड इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब बेटा एडीपी फॉस्फेट दोनों साथ में हट जाएंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एडीपी फॉस्फेट साथ में हटेंगे तो हेड का होगा रोटेशन। अब बेटा हेड ने थिन फिलामेंट को पकड़ा हुआ है, तो जब हेड का रोटेशन होगा तो थिन फिलामेंट की क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी। अब समझिए एनसीईआरटी क्या कहती है, जैसे एडीपी फॉस्फेट हटे, द मायोसिन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। बेटा एनसीईआरटी समझा रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट, द मायोसिन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। बेटा रिलैक्स स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो फिर से सो जाएगा, नहीं बेटा, वापस समझाता हूं, एटीपी जुड़ा, इसका ब्रेकडाउन हुआ, क्या बना बेटा, एडीपी और फॉस्फेट, हेड का हुआ एक्टिवेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और जैसे ही एडीपी फॉस्फेट हटे बेटा, यहां पर हुआ रोटेशन, हेड में होगा रोटेशन, तो थिन फिलामेंट स्लाइडिंग। पर देखिए एडीपी फॉस्फेट हट चुका है, तो इस सेल, इस मायोसिन के हेड में रोटेशन हो चुका है, तो अपनी सारी एनर्जी तो यूज कर चुका है रोटेशन में, थिन फिलामेंट को स्लाइड करने में। यानी बेटा एडीपी फॉस्फेट हटे तो हेड में रोटेशन हुआ, थिन फिलामेंट में स्लाइडिंग हुई, बेटा इसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है, तो अब ये जो हेड है ये रिलैक्स स्टेट में आ चुका है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है बच्चों कि ये क्रॉस ब्रिज टूट गया, नहीं, रिलैक्स का मतलब है कि ये हाई एनर्जी फॉर्म से लो एनर्जी फॉर्म में आ चुका है। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में हम जैसा समझा रहे हैं, एनसीईआरटी कहती है रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट, द मायोसिन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। वापस समझा रहा हूं बच्चों, एटीपी जुड़ा, ब्रेकडाउन हुआ एडीपी फॉस्फेट, हेड को एनर्जी मिली, हेड को एनर्जी मिली, हेड का एक्टिवेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन।
और जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट हटे, समझो ये हेड रिलैक्स स्टेट में आ गया। इसका मतलब क्या है, एडीपी फॉस्फेट हटते ही इसने अपनी एनर्जी यूज कर ली बच्चों रोटेशन में, और थिन फिलामेंट स्लाइड हो चुका है। तो अब ये जो है अपनी रिलैक्स स्टेट में आ चुका है। रिलैक्स स्टेट का क्या मतलब बच्चों, ये लो एनर्जी फॉर्म में आ चुका है। अब ध्यान से देखना, नया एटीपी बाइंड हो गया, और जैसे नया एटीपी जुड़ेगा क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, जब जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूटेगा ये थिन फिलामेंट वापस चला जाएगा? नहीं बच्चों, ये तो आप एक मीरोमाइसिन की बात कर रहे हो ना, पर याद कीजिए 200 से 300 मीरोमाइसिन है, कुछ इस तरह से। तो किसी एक का क्रॉस ब्रिज टूटा है तो किसी दूसरे ने पकड़ रखा होगा ना बेटा। समझिए, थिन फिलामेंट वापस से पीछे तब जाएगा जब सारे के सारे क्रॉस ब्रिज एक साथ टूटेंगे, और वो तब टूटेंगे जब चादर बिछेगी, यानी कि जो है ट्रोपोमायोसिन बिछेगी। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यही चीज जो है, चलिए मैं आपको जो है एनसीईआरटी के फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। एनसीईआरटी की फिगर को आप ध्यान से समझिए बच्चों, एम जैसा समझाने की कोशिश करें, ध्यान सुनिएगा। आप देखिए बेटा, ये जो है पहला स्टेप मान लीजिए। देखिए यहां पर जो है एटीपी जुड़ा, ये देखिए मायोसिन का हेड है, यहां पर एटीपी जुड़ चुका है, एटीपी जुड़ चुका है। याद करो, फिर जो ग्लोबुलर हेड है बेटा, ये एक एटीपेज एंजाइम है, इसने एटीपी को तोड़ा, क्या बना देखो, एडीपी बना और फॉस्फेट बना। देख पा रहे हैं बच्चों, एडीपी और फॉस्फेट अभी भी हेड से जुड़े हुए हैं। और देखिए जैसे ही एटीपी टूटा बेटा, क्या हुआ है, हेड को एक्टिवेशन मिला, यानी हेड को एनर्जी मिलेगी, तो हेड का हुआ एक्टिवेशन, तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो देखिए यहां पर क्रॉस ब्रिज बन चुका है बेटा, समझे, क्रॉस ब्रिज बन चुका है, यानी कि एक्टिन बाइंडिंग साइट ने एक्टिन को पकड़ा और मायोसिन बाइंडिंग साइट ने मायोसिन को पकड़ा, यानी कि क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब आप ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा, एडीपी फॉस्फेट हटे, और एनसीईआरटी क्या कहती है, रिलीजिंग द एडीपी फॉस्फेट द मायोसिन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। बेटा रिलैक्स स्टेट का मतलब ये नहीं है कि क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। याद कीजिए, एडीपी फॉस्फेट हटे तो उसने जो है रोटेशन कर लिया, देखिए लिखा हुआ है रोटेशन, और हेड रोटेशन जैसे ही करेगा थिन फिलामेंट की क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी। बेटा जैसे एडीपी फॉस्फेट हटे तभी तो उसने रोटेशन किया, यानी वो अपनी एनर्जी को यूज कर चुका है, और एनर्जी को यूज कर चुका है यानी वो हाई एनर्जी फॉर्म से लो एनर्जी फॉर्म में आ चुका है, यानी कि वो रिलैक्स स्टेट में आ चुका है। पर देखिए अभी क्रॉस ब्रिज नहीं टूटा है, पर यहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट फ्री हो चुकी है। अब नया एटीपी जुड़ेगा, देखिए फिर से एटीपी जुड़ चुका है और ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। और यहां पर बच्चों ये कहानी फिर चलती रहेगी कुछ इस तरह से। मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, जीवन में पहली बार उनको समझ में आ रहा है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, देखिए मान लेते हैं बच्चों, ये ए वाली जो है, ये ए वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मान लो ये बी वाली है, मान लो ये सी वाली है। कहानी समझो, पहले जो है मायोसिन के हेड पर एटीपी जुड़ा, फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ एडीपी प्लस फॉस्फेट, क्या हुआ, हेड का एक्टिवेशन, क्रॉस ब्रिज। बेटा अभी जो है ये मायोसिन का हेड किससे जुड़ा बेटा, ए वाले से। किससे जुड़ा, ए वाले से। एडीपी फॉस्फेट हटे तो इसने अपनी एनर्जी को यूज कर लिया, इसका मतलब बेटा इसने जो है रोटेशन किया, और जब इसने रोटेशन किया तो थिन फिलामेंट में क्या होगी, स्लाइडिंग। समझो थिन फिलामेंट थोड़ा अंदर आ गया, अब नया एटीपी जुड़ेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा। तो आपने देखा एटीपी का रोल दो जगह बच्चों, एक तो जो है एटीपी ब्रेक होता है हेड का एक्टिवेशन ताकि क्रॉस ब्रिज बन सके, और जब नया एटीपी जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज टूटता है। तो एटीपी के दो रोल है बच्चों, एक तो एक्टिवेशन ऑफ हेड और एक ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब ध्यान से देखो, नया एटीपी जुड़ चुका है, क्रॉस ब्रिज टूट चुका है, पर याद करो एटीपी जुड़ चुका है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा एडीपी प्लस फॉस्फेट, फिर हेड का एक्टिवेशन होगा, पर देखो इस बार वो जुड़ेगा बी वाली से, यानी समझो बेटा ये सीक्वेंस चलती रहेगी, ऐसे जुड़ेगा खींचेगा, ऐसे जुड़ेगा खींचेगा, ऐसे जुड़ेगा खींचेगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि बच्चों? तो इस तरह से क्या होगा, थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड होते रहेंगे। बेटा थिन फिलामेंट इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, तो आप देख रहे हैं थिन फिलामेंट स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट। और देखिए जब थिन फिलामेंट पास आएंगे तो जेड लाइन पास आएगी, तो मसल में क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। तो यही तो होता है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूछा जाए बच्चों, वो वाली सीक्वेंस तो याद रखना। पहला स्टेप क्या है, यहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मैसेज का आना, न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज होना,
रिसेप्टर से जुड़ना, एक्शन पोटेंशियल बनना, सार्कोलेमा पर फैलना, फिर यहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का आना, टीपीसी से जुड़ना, ट्रोपोनिन का अंगड़ाई लेना और ट्रोपोमाइसिन का हटना, यहां तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों, अगर आपसे स्टेप्स पूछे जाएं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपसे स्टेप्स पूछे जाएं तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा बच्चों, पहला स्टेप है दैट इज बाइंडिंग ऑफ एटीपी या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो ये पहला स्टेप है बच्चों, और उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ हेड हुआ। दूसरा स्टेप होगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तीसरा स्टेप होगा बच्चों रोटेशन या फिर स्लाइडिंग। और लास्ट स्टेप होगा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। और फिर ये जो साइकिल है बच्चों बार बार रिपीट होती रहेगी ताकि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर स्लाइड होते रहेंगे, जेड लाइन पास आती रहेगी, तो मसल में क्या होता रहेगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स इट। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वाओ सर, जिंदगी में पहली बार समझ में आ रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो मार्क को लेकर बहुत सिंसियर है, वो जानता है कि एमजे स्टार सर मेहनत कर रहे हैं। बस आपको ध्यान से सुनना होगा बच्चों, जो वादा किया है वो निभा रहे हैं बच्चों। ऑनलाइन को बिल्कुल ऑफलाइन वाला टच देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं आनंद आ गया है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर बच्चों मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन तो कंप्लीट हो गया। जल्दी से आइए मसल रिलैक्सेशन की बात करते हैं, 2 मिनट का टॉपिक बेटा। जैसे मसल में रिलैक्सेशन करना होगा, अब बहुत आसान है बच्चों, जैसे मसल में रिलैक्सेशन करना होता है बेटा, कैल्शियम पंप चालू हो जाता है, कैल्शियम पंप। और याद कीजिए बच्चों, कैल्शियम पंप क्या करेगा? सारे कैल्शियम को वापस से जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बुला लेगा। और सोचिए जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा बेटा, तो टीपीसी पर बाइंड होने के लिए कैल्शियम नहीं होगा ना। और जब टीपीसी पर बाइंड होने के लिए कैल्शियम नहीं होगा तो टीपीआई एक्टिवेट हो जाएगी, याद करो इनिबिटरी साइड। और जैसे टीपीआई एक्टिवेट होगी, ट्रोपोनिन में होगा रिवर्स कन्फर्मेशनल चेंज। बेटा ट्रोपोनिन लेगा रिवर्स अंगड़ाई, रिवर्स अंगड़ाई। और याद कीजिए ट्रोपोनिन अगर रिवर्स अंगड़ाई लेगा, साथ में क्या ले आएगा बच्चों? ट्रोपोमायोसिन। तो यहां पर बच्चों ट्रोपोमायोसिन बिछ जाएगी। और जैसे ट्रोपोमायोसिन बिछेगी बेटा, सारे के सारे क्रॉस ब्रिज एक साथ टूट जाएंगे और ये थिन फिलामेंट जो है इलास्टिसिटी की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेंगे। मसल में क्या हो जाएगा बच्चों? रिलैक्सेशन, दैट्स इट। तो दिस इज द एंड ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मुझे ईमानदारी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया बच्चों। आपके कमेंट्स को बच्चों मैं रिकॉर्ड करूंगा। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए बच्चों, हम कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल टाइम पास के लिए नहीं करेंगे। आप मुझे लिखकर बताइए क्या आप मां तक जाने के लिए सीरियस है, क्या आपको टॉपिक समझ में आया है? जल्दी से आप मुझे इंडिकेट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एनसीईआरटी समझा रहा हूं बच्चों। बाकी मेडिकल कॉलेज के हिसाब से तो एडीपी और फॉस्फेट अलग अलग टाइम पर हटते हैं बच्चों। पर यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है ना बच्चों। आपके कमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों मैं। मेडिकल कॉलेज में बच्चों एडीपी फॉस्फेट अलग अलग टाइम पर हटते हैं, और हमें तो एनसीईआरटी पढ़नी है ना बच्चों। एमजे सर क्या कहते हैं? एमजे सर जो हैं बहुत खूबसूरत बात कहते हैं बच्चों, कि यहां अगर आप एमबीबीएस करने की सोचेंगे तो वहां कभी नहीं पहुंचेंगे जहां एमबीबीएस करवाई जाती है। काश आप मेरी बात को समझ पाए बच्चों। यहां अगर आप एमबीबीएस करने की सोचेंगे ना बच्चों, तो वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां एमबीबीएस करवाई जाती है। तो एमबीबीएस करने के लिए पहुंचना है तो एनसीईआरटी ढंग से समझ में आनी चाहिए। तो आज मैंने आपको लाइन समझाई है बच्चों, रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट द मायोसिन हेड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। यहां रिलैक्स स्टेट का मतलब बेटा क्रॉस ब्रिज का टूटना नहीं है। क्रॉस ब्रिज तो तब टूटता है जब नया एटीपी आकर बाइंड होता है।
कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर हमारी आत्मा जानती है कि एम जैसा सही में स्टार है। बच्चों इसी के साथ जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चों आपने यहां पर एक चीज देखी कि अगर आप मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाना चाहते हैं, अब जो है चैट बॉक्स से वापस दूर हो जाए बच्चों, कमेंट सेक्शन से दूर हो जाए। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक वंस अगेन, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। बच्चों आपने देखा मसल को स्टिमुलस मिलता है तो मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, स्टिमुलस नहीं मिलेगा मसल अपने आप जो है फिर रिलैक्स हो जाएगी। बच्चों वॉलेंट्री मसल है, उसमें इलास्टिसिटी है। और सोचिए मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बच्चों एटीपी यूज कर रही है, और एटीपी बनाने के लिए वो सबसे पहले बच्चों ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो फिर वो ग्लाइकोजन को यूज करेगी, क्योंकि मसल के अंदर बच्चों ग्लाइकोजन होगा। पर सोचिए अगर आप किसी मसल को रिपीटेड स्टिमुलेशन देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ग्लूकोज तो खत्म हो ही जाएगा, अब वो ग्लाइकोजन को तोड़ने लगेगी पर ऑक्सीजन भी तो खत्म हो जाएगी ना बच्चों। तो एनसीईआरटी कहती है अगर आप किसी मसल को रिपीटेड स्टिमुलेशन देंगे तो बच्चों उस मसल के अंदर ग्लाइकोजन का जो है एनारोबिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन का बच्चों एनारोबिक ब्रेकडाउन शुरू होता है तो उससे मसल के अंदर बनता है बच्चों लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब बनेगा बच्चों? जब आप मसल को जो है रिपीटेड एक्टिवेशन करवाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चों? अगर आप किसी स्केलेटल मसल को रिपीटेड स्टिमुलस दोगे बच्चों, उसको कॉन्ट्रेक्शन के लिए एटीपी तो चाहिए ना, एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। पर अगर आप रिपीटेड एक्टिवेशन देंगे तो ग्लूकोज तो खत्म हो जाएगा मसल में, तो मसल अपने स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन करेगी। पर धीरे धीरे अगर आप रिपीटेड एक्टिवेशन दोगे बच्चों तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो फाइनली मसल के अंदर ग्लाइकोजन का बच्चों जो है एनारोबिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। एनारोबिक ब्रेकडाउन सिर्फ एनसीईआरटी। और जब एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उससे मसल के अंदर बच्चों लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है, जिसकी वजह से मसल के अंदर थकावट पैदा हो जाती है, जिसे फटीग कहा जाता है। एनसीईआरटी बच्चों बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता था, आपकी वजह से आज जीवन में बहुत आसान बन गया है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बच्चों मैं आपको एक बार एनसीईआरटी में दिखा देता हूं। मैंने आपको कहा था बच्चों लोकोमोशन मूवमेंट में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पर ढंग से पढ़ लीजिए बच्चों। ये बात बच्चों एनसीईआरटी की देखिए, लिखा हुआ है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग। दैट्स इट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मसल फटीग का कारण क्या है तो आप क्या कहोगे? एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल। अगर पूछा जाए लैक्टिक एसिड कहां से आया तो वो ग्लाइकोजन के जो है एनरोबिक ब्रेकडाउन से आएगा। और ग्लाइकोजन का एनरोबिक ब्रेकडाउन कब होगा? जब मसल को रिपीटेड एक्टिवेशन दिया जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा बच्चों अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं किसी मसल का, अगर आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे अंदर उसके अंदर ग्लाइकोजन का एनरोबिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से मसल में लैक्टिक एसिड बन जाएगा और मसल थक जाएगी। फिर थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट लेना होगा, उसके बाद जो है मसल को आप फिर से यूज कर पाएंगे। अब बच्चों एनसीईआरटी ने जो है इसी पैराग्राफ में आगे रेड मसल और व्हाइट मसल के बारे में कुछ समझाया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए बच्चों। उसके साथ बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात तो बच्चों जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल फाइबर, बेटा एक मसल फाइबर मतलब एक सेल, और बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं तो बच्चों मसल बनती है। मसल बनती है, बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं तो मसल बनती है। बेटा जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। बच्चों एक्चुअली में ये जो रेड मसल और व्हाइट मसल है ये मसल फाइबर के क्लासिफिकेशन है बच्चों।
और जब बहुत सारे रेड मसल फाइबर मिलेंगे तो कौन सी मसल बनेगी बच्चों? रेड मसल। और जब बहुत सारे व्हाइट मसल फाइबर मिलेंगे तो कौन सी बनेगी बच्चों? व्हाइट मसल। यानी हम कह सकते हैं रेड मसल और व्हाइट मसल जो है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के दो क्लासिफिकेशन है। अब क्लास में ही याद कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे बच्चों, एनसीईआरटी 100%। बाकी कुछ बातें जो है मैं एडिशनल भी आपको समझाऊंगा, समझे बच्चों। आपको पता है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, जो ब्लड का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है रेड कलर का, वो क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन है। उसी तरह से बच्चों मसल के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है बच्चों, वो मायोग्लोबिन है, वो भी रेड कलर का है। तो आप सोचिए ना, अगर मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, मायोग्लोबिन ज्यादा है तो मसल जो है वो रेड कलर की है, दैट्स इट। और बेटा अगर मायोग्लोबिन कम है, अगर मायोग्लोबिन कम है तो मसल जो है वो पेल हो जाएगी या फिर जो है व्हाइटिश कलर की हो जाएगी। एनसीईआरटी क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। तो हम स्केलेटल मसल को बच्चों दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। अगर मायोग्लोबिन, बेटा हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है तो रेड कलर आता है ना, तो मायोग्लोबिन होगा तो रेड कलर। तो मायोग्लोबिन ज्यादा है तो रेड कलर हो जाएगा, और मायोग्लोबिन कम है तो पेल कलर, हल्का लाल या फिर जो है व्हाइट कलर हो जाएगा। अब मैं आपको एक समझा दूंगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। सोचिए अगर मायोग्लोबिन ज्यादा है तो उस मसल के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा। मैं कह सकता हूं जो व्हाइट मसल है उसके पास ऑक्सीजन कम है बच्चों, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। अगर मायोग्लोबिन ज्यादा है तो वो रेड मसल है, मायोग्लोबिन कम है तो वो व्हाइट मसल है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है बच्चों, अगर मायोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा तो जाहिर सी बात है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी ये मसल। लेकिन ऑक्सीजन कम है तो वो करेंगे बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी समझ में आ रहा है आपको? पता है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन मसल फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, जबकि यहां पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम। आपको पता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहां पर बेटा एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 to 38 एटीपी। पर अगर सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा तो इन मसल के पास एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? 2 एटीपी, दैट्स इट। आप कंक्लूजन समझिए ना, मायोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होना चाहिए, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन तो एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ। और मैं आपको एक चीज समझाऊं बच्चों, जो रेड मसल फाइबर होती है ना, रेड मसल फाइबर, इन्हें कहा जाता है स्लो एरोबिक मसल, मेडिकल कॉलेज का। जबकि व्हाइट मसल वाली जो होती है बेटा, इन्हें कहा जाता है फास्ट ग्लाइकोलिटिक मसल। ये फास्ट ग्लाइकोलिटिक है। और इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। ये रीजन एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। और हाँ, आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहां एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा, तो इसमें जो है लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन फास्ट हो जाएगा, तो ये वाली जो मसल है जल्दी थकेगी, यानी इसमें फटीग आपको जल्दी देखने को मिलेगा। जबकि यहां पर देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहां पर बेटा हम लैक्टिक एसिड की बात नहीं करेंगे, या फिर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसमें फटीग जो है वो स्लो होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब एक चीज समझिए बच्चों, जो व्हाइट मसल फाइबर है इसको फास्ट ग्लाइकोलिटिक कहते हैं। एक चीज रीजन समझना, पहली बात तो बेटा आप चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन करो चाहे एनोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा बेटा। ग्लाइकोलाइसिस द कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। वो अलग बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको पता है बच्चों क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो रहा है, यानी ग्लाइकोलाइसिस तो होगा। तो सोचिए यहां तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, यहां तो आगे चल के क्रेब साइकिल वगैरह भी होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो ये फास्ट है, पर ये रीजन नहीं है बच्चों। रीजन समझिए, यहां ये जो मसल होती है ना, इनका जो मायोसिन हेड होता है, ये मेडिकल कॉलेज का एक्सटेंशन लिखना नहीं बच्चों, यहां जो मायोसिन का हेड होता है ना बच्चों, याद कीजिए वो ग्लोबुलर हेड एक एटीपेज एंजाइम है, तो वो एटीपेज एंजाइम जो है फास्ट होता है बच्चों। कहने का मतलब ये, यानी जैसे उस पर एटीपी जुड़ता है तुरंत उसका ब्रेकडाउन कर देता है, तुरंत एक्टिवेशन हो जाता है, तुरंत क्रॉस ब्रिज बन जाता है, तुरंत रोटेशन और स्लाइडिंग हो जाती है, मसल में कॉन्ट्रेक्शन फास्ट हो जाता है। पर यहां पर वो जो एटीपेज एंजाइम है बेटा वो स्लो होता है। जो एटीपेज एंजाइम है ना,
उसके हम फास्ट और स्लो की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तभी मैं कह सकता हूं बच्चों मेडिकल कॉलेज का पॉइंट, अगर आपको मान लेते हैं आपको अगर कोई सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन वाली एक्टिविटी करवानी है, आपको जो बेटा सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन वाली एक्टिविटी करवानी है, मतलब आप चाहते हो कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो, चलिए पहले उसको समझ लीजिए। अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रेक्शन बहुत फास्ट हो जाए, तुरंत हो जाए, भले से मसल थक जाए पर फास्ट काम हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रेक्शन लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, तो वो कौन करवाएगा बच्चों? वाइट मसल। जैसे मान लेते हैं किसी को थप्पड़ मारना है तो वाइट मसल की मदद से आप मार सकते हैं, क्योंकि समझिए कॉन्ट्रेक्शन फास्ट होना चाहिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऐसा कुछ। और सोचिए बच्चों, अगर मान लेते हैं आपको 100 मीटर रेस भागनी है, समझिए 100 मीटर रेस, बेटा 100 मीटर रेस जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो 100 मीटर रेस भागनी है तो आपको फास्ट भागना है बच्चों, तो कॉन्ट्रेक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए, हमें सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं फास्ट साइकिल चले, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, और वो किस में होगा बच्चों? वाइट मसल फाइबर में। तो अगर 100 मीटर रेस भागनी है तो आप अपनी थाइस के अंदर जो वाइट मसल फाइबर है उनका इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों अगर आपको मान लेते हैं मैराथन भागनी है, सोचिए मैराथन मान लेते हैं 10 किलोमीटर भागना है, तो अब धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन जो है बच्चों वो सस्टेंड भी हो सकता है, सस्टेंड, स्लो भी तो हो सकता है, स्लो। कॉन्ट्रेक्शन सस्टेंड चाहिए आपको, एनर्जी भी लगातार आती रहनी चाहिए, और साथ ही साथ थकना भी तो नहीं है। तो अगर आपको मैराथन भागनी है बच्चों तो कौन हेल्प करती हैं? रेड मसल फाइबर हेल्प करती हैं, दैट्स इट। तो यहां पर बच्चों ये रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर की बात हो चुकी है। तो अगर मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पॉइंट बता दूं बच्चों, अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से पॉइंट देखें बच्चों, यहां पर सब लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मायोग्लोबिन कंटेंट, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द रेड फाइबर्स, दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, एक चीज मुझे बताइए, रेड और व्हाइट में से फास्ट काम किसको करना है बच्चों? आप मुझे बताइए, रेड और व्हाइट में से फास्ट काम किसको करना है? जल्दी बताइए, रेड और व्हाइट में से फास्ट काम किसको करना है बच्चों? आप सही लिख रहे हैं बच्चों, व्हाइट। और अगर फास्ट काम करना है तो जाहिर सी बात है कैल्शियम का फ्लो जो है वो तुरंत हो जाना चाहिए बच्चों, और कैल्शियम का फ्लो किस में से होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से। तो एक चीज समझिए, व्हाइट वाली में सब कुछ कम है, बस क्या ज्यादा है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहां पर मोर एक्सटेंसिव होता है, ज्यादा वेल डेवलप होता है, ज्यादा फैला होता है, ये समझ में आ जाना चाहिए। यानी बेटा रेड वाली में सब कुछ ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, एनरोबिक ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है। यहां क्या कम होगा? यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लेस एक्सटेंसिव होगा। अब बस आप बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी आपके पास है बच्चों। अगर हम रेड की बात करें तो दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। इसीलिए देखो लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड एरोबिक मसल। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल पजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, और जिसमें मायोग्लोबिन कम है, दे अपियर पेल और व्हाइटिश, इनको व्हाइट फाइबर्स कहा जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम but the amount of sarcoplasmic reticulum is high, they depend on anaerobic process for the energy। तो जो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है यहां पर बच्चों। मैं आपको जो है कार्डियक मसल के बारे में एक वर्ड बताना चाहूंगा, वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। कार्डियक मसल के अंदर बच्चों बस एक वर्ड याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर पूछा जाए इंटरकैलेटेड डिस्क कौन सी मसल का फीचर है, तो आंसर जाएगा बच्चों दैट इज कार्डियक मसल। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये कार्डियक मसल का एक सेल है, रफ डायग्राम, रफ डायग्राम। ये मान लेते हैं एक और सेल है, ये मान लेते हैं एक और सेल है। आप मुझे बताइए, जैसे कार्डियक मसल को स्टिमुलस मिलेगा,
आप क्या चाहोगे, जैसे मान लेते हैं वेंट्रिकल की मायोकार्डियम को स्टिमुलस मिलेगा, तो आप क्या चाहोगे कि थोड़ा सा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो या पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो बच्चों? पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि 70 ml हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम हो सके। तो यानी कि सारे मसल सेल में जो स्टिमुलस है वो एक साथ पहुंच जाना चाहिए। तो आम भाषा में समझा रहा हूं बच्चों, तो जो कार्डियक मसल सेल होते हैं ना बच्चों, इनके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, उसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसमें बेटा भारी मात्रा में क्या मिलते हैं, गैप जंक्शन। क्या मिलते हैं, गैप जंक्शन। और याद कीजिए गैप जंक्शन अलाउज द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। तो जैसे बेटा कार्डियक मसल के एक सेल को स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस जो है बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क से होते हुए वो एंटायर मायोकार्डियम में एक साथ फैल जाता है ताकि पूरी मसल के अंदर जो है एक साथ कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिले। दैट्स इट। तो जो इसी के साथ जो है सक्सेसफुली चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क में बेटा गैप जंक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर कार्य करती है। बहुत इत्मीनान से बच्चों हमने चैप्टर को पढ़ा है। आपकी आत्मा जानती है बच्चों, मजाक की बात नहीं है, चैप्टर आपको समझ में आया है। बच्चों आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार वो आप मुझे बता दीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल था बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, तो नोट्स को लेकर परेशान नहीं होना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल था बच्चों, biology_by_mj_star। डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है, फ्लो बनने दीजिए, नया चैप्टर शुरू कर दीजिए। बच्चों हम नए चैप्टर को जो है इत्मीनान से शुरू करेंगे। बच्चों इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपका जो मॉड्यूल नंबर 6 है बच्चों, जो बायो का मॉड्यूल नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। बायो का जो मॉड्यूल नंबर 6 है बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों मॉड्यूल नंबर 6 जो है उसमें 3 चैप्टर्स लिखे हुए थे मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर बच्चों। मॉड्यूल नंबर 6 में बेटा एक तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, वो हमने कंप्लीट किया। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वो हमने कंप्लीट किया, एंडोक्राइन सिस्टम। और एक बच्चों हमने लोकोमोशन मूवमेंट कंप्लीट किया। हार्ड कॉपी को लेकर परेशान ना हो, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, मैनेजमेंट टीम में डिस्कशन चल रहा है, बहुत जल्द जो है आप तक हार्ड कॉपी भी पहुंचाई जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों, आपके पास जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको अगली क्लास के लिए बता दूं बच्चों, अगली क्लास के अंदर हम जो है मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बच्चा रीगर मोर्टिस पूछ रहा है, सिलेबस में नहीं है बच्चों। मरने के बाद जो है शरीर अकड़ जाता है, जो मसल्स होती हैं वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। रीजन आप समझिए, आपने देखा बच्चों क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एटीपी। और आफ्टर डेथ जो फ्रेश सप्लाई ऑफ एटीपी बच्चों वो बंद हो जाएगी, तो जो क्रॉस ब्रिज है वो नहीं टूट पाते हैं। और अगर क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेंगे तो मसल रिलैक्स नहीं होगी। तो मरने के कुछ समय तक देखा जाता है बच्चों कि मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, शरीर में अकड़न आ जाती है, उसे रीगर मोर्टिस कहा जाता है। मोर्टिस का मतलब डेथ है, रीगर का मतलब हार्डनिंग है। और कुछ समय के बाद शरीर अपने आप ढीला हो जाता है कि बच्चों समय के साथ साथ जो है क्रॉस ब्रिज जो है वो अपने आप ही डिजोल्व हो जाते हैं।
कॉन्ट्रेक्टिलिटी का मतलब बच्चों साइज कम होना, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है साइज बढ़ना, और इलास्टिसिटी का मतलब है जैसे स्टिमुलस हटाया जाता है मसल फिर से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को जो है रिगेन कर लेती है, उसे कहा जाता है बच्चों इलास्टिसिटी। बच्चों टिटनस जो है वो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोटर एंड प्लेट में क्या डिफरेंस है। बच्चों नीट के हिसाब से आपको सेम मानना है, वैसे हल्का सा डिफरेंस है, आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। मान लेते हैं ये वो सार्कोलेमा है, पूछा है बता देता हूं। और मान लेते हैं बेटा ये इस तरह से ये सिनेप्टिक नोब है। याद कीजिए इसी न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को हमने कहा था एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा इसी को कहा जाता है मोटर एंड प्लेट, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, पर डिफरेंस है बच्चों। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब है न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा, और समझे मोटर एंड प्लेट है सिर्फ ये सार्कोलेमा। याद कीजिए सारी जो सार्कोलेमा है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है बच्चों। जैसे कि टी ट्यूब्यूल्स वाली सार्कोलेमा है वो थोड़ा इस जंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है बच्चों। तो ये इतनी सी सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा जो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है इसे कहा जाता है बेटा मोटर एंड प्लेट। यानी स्टेटमेंट ये होना चाहिए मोटर एंड प्लेट इज ए पार्ट ऑफ एनएमजे। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें चलना है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दीजिए या मोटर एंड प्लेट कह दीजिए, वो एक ही बात है बच्चों। बच्चों आपका बायो का मॉड्यूल नंबर 6 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया बच्चों। मैं अगली क्लास के लिए आपको बता रहा हूँ, अगली क्लास में बच्चों हम मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करना चाह रहे हैं पहले, जिसमें हम बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन को हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज जो है एमजे टॉक्स के माध्यम से बस एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे तो इंस्पायर करती है, होपफुली आपको भी इंस्पायर करेगी। एक बार क्लासरूम के अंदर टीचर ने एक बच्चे को बहुत उदास पाया कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तो एंजॉय कर रहे थे, वो जो है मन लगाकर पढ़ पा रहे थे, क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे थे, पर टीचर ने देखा कि एक बच्चा जो है कोने में बहुत उदास बैठा हुआ था। तो टीचर उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे से पूछा कि तुम मायूस क्यों हो। तो बच्चे ने कहा कि सर मेरे जीवन में कुछ दिनों के अंतराल में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिनकी वजह से मैं परेशान हो गया हूं, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाहकर भी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। तो उस केस में टीचर ने उस स्टूडेंट से कहा कि बेटा मेरे साथ जो है मेरे घर आओ आप। वो उस बच्चे को अपने घर लेकर गए और उसके लिए जो है शिकंजी बनाई बच्चों, उसके लिए जो है शिकंजी बनाई है। उसमें जो है नमक का इस्तेमाल किया गया है, चीनी का इस्तेमाल किया, और टीचर ने अपने हाथों से उस बच्चे को बच्चों शिकंजी दी है। पर शिकंजी पीते समय बच्चा जो है टीचर से कहता है कि सर ये जो शिकंजी आपने बनाई है इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ी सी मुझे ये कड़वी लग रही है, मैं पीने में कंफर्टेबल नहीं हूं। तो टीचर ने क्या कहा कि बेटे एक काम करते हैं, इस शिकंजी को हम जो है फेंक देते हैं, मैं आपके लिए नई बना देता हूं। तो उस बच्चे ने टीचर से क्या कहा, उसने ये कहा कि सर फेंकने की जरूरत थोड़ी ना है, इसमें नमक ही तो ज्यादा है, तो एक काम करते हैं हम इसके अंदर थोड़ी चीनी ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं, जिससे सर इसके अंदर स्वाद बढ़ जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी और इसको फिर हम जो है आराम से पी पाएंगे। तो सर ने फिर उस बच्चे को यही तो कहा कि बेटा अगर इतनी खूबसूरत बात आप मुझे समझा सकते हो तो ये इतनी सी बात जो है आपको भी तो समझनी चाहिए। बेटा कुछ दिनों में अगर आपके साथ कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से आपका मन अगर उदास हो गया है, तो वो घटनाएं एक्चुअली में आपके इस शिकंजी रूपक जीवन के अंदर नमक का काम कर रही है और उसकी वजह से आपका मन उदास है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप अपने उस शिकंजी के अंदर कुछ अच्छी मेमोरीज को ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पर आप मुझसे शुगर को ऐड करने की बात कर रहे हैं, आप अपने जीवन की उस शिकंजी के अंदर कुछ अच्छे पलों को ऐड कर दीजिए।
खुशियों के मोमेंट को ऐड कर दीजिए, तो उससे वो जो आपकी उदासी है, वो उदासी जो है अपने आप छट जाएगी। तो बच्चों, मैं आपसे एमजे टॉक्स के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाह रहा हूं कि जीवन में बच्चों बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से मन उदास हो जाता है। जैसे आपके साथ एक घटना घटी थी बच्चों, 4 मई 2025 को आपका नीट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना आप सोच रहे होंगे। तो क्या उस घटना को आप अपनी शिकंजी में नमक की तरह हमेशा घुले रहने देना चाहेंगे? नहीं बच्चों, उससे हमारी आगे की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट होगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को उस शिकंजी में भरिए बच्चों, अपनी मुस्कुराहट को उस शिकंजी में भरिए बच्चों। करियरविल संस्थान पर बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हैं, इस ख्याल को उस शिकंजी में भरिए बच्चों। आपके पेरेंट्स आपका साथ निभा रहे हैं, इस ख्याल को उस शिकंजी में भरिए बच्चों। एमजे स्टार सर की क्लास में आप जुड़े हुए हैं, इस खुशी को जो है उस शिकंजी में भरिए बच्चों। ये वो चीजें हैं जो कि चीनी का काम करेंगी। तो जो नीट ने आपके साथ किया था बच्चों, वो नमक जो है, वो जो कड़वाहट है, वो शिकंजी में से धीरे धीरे गायब हो जाएगी बच्चों, और फिर से मुस्कुराहट के साथ आप तैयारी कर पाएंगे, आप जो है सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे। तो बच्चों, बस मैं यहां पर आपसे बस कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। अंबर के आंगन को देखो, अंबर के आंगन को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। अंबर के आंगन को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले। पर सोचो बच्चों, क्या उन छूटे तारों पर कभी अंबर शोक मनाता है? नहीं बच्चों, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। तो बच्चों, आज एमजे टॉक्स के माध्यम से बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी ख्याल आपको परेशान करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, उस नमक को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। अपनी मेहनत की जो चीनी है उसको शिकंजी में आप घोल दीजिए। पेरेंट्स के आशीर्वाद को जो है उस शिकंजी में आप घोल दीजिए। अपने टीचर्स के आशीर्वाद को जो है उस शिकंजी में आप घोल दीजिए, और मुस्कुराहट के साथ बच्चों तैयारी में लग जाइए। मकसद मां है, मकसद जो है वो है नीट 2026। तो बच्चों, इसी ख्याल के साथ मैं एमजे टॉक्स को अंत करता हूं। अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट बेहतरीन चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू सो मच बच्चों।